Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are continuing with our only IAS उड़ान 500 प्लस करंट अफेयर मैगजीन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस मैगजीन से कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं एंड आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो। आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी ये सारे कंटेंट आप लोगों को कवर कराऊं मैक्सिमम वीडियो देके, सो दैट आप लोगों को रिवीजन का भी अच्छा टाइम मिल पाए। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने जैसा कि कमेंट करा, जैसा कि मैसेज मुझे करा विद रिगार्ड टू द स्टैटिक पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो बहुत जल्द मैं वो आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर कर रही हूँ ताकि आपको कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स में और सॉरी इकोनॉमिक्स में, उसके रिगार्डिंग आपका जो जितना भी स्टैटिक फैक्ट है वो भी हम सारा यहाँ पे कवर कर लें। एंड उसके लिए हम रेफरेंस को इनकी जो स्टैटिक मैगजीन है वही रखेंगे, राइट? क्योंकि अगर मैं अलग से नोट से अब कराने लग जाऊं तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है एंड हमें प्रीलिम सेंट्रिक रिवीजन अभी करनी है बिकॉज प्रीलिम्स आर वेरी नियर, बहुत पास है प्रीलिम्स हमारे, तो प्रीलिम सेंट्रिक फैक्ट सारे हमारे रिवाइज हो जाने चाहिए। और इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा वेटेज आता है, ये आप सब लोगों को पता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट, वो आप मल्टीपल जगह मल्टीपल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बताया गया होगा, अलग अलग टीचर्स के थ्रू, बेस्ट रिनोन टीचर ये चीज बताते हैं। उनके आगे आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट यस आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, आप लोग पहले से देख चुके हो कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बट सम टाइम कुछ बेसिक टर्म्स के चक्कर में आप लोगों को इजी से इजी क्वेश्चंस भी हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सो उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे बिल्कुल। और मैंने आप लोगों को एक पैटर्न पहले ही बताया था कि जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर में सारी चीजें डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लाइक इतने सारे फैक्ट्स एंड डेटा जो है एज इट इज हमसे एग्जाम में नहीं आते हैं। उसके पीछे जो छुपा हुआ हमारा स्टैटिक पार्ट है वो हमें करना होगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, कोई इंडेक्स की बात कर ली गई है फॉर एग्जाम्पल, तो इस सब तरीके की चीजें, ये सब हमें इकोनॉमिक्स में देखना है, जो आज की क्लास में आप लोग देखेंगे हम किस तरीके से कवर करेंगे। ये दो टॉपिक लिविंग वेज सिस्टम और नवचेतना में आप लोगों को कवर करा चुकी हूँ। इनहेरिटेंस टैक्स हमने कवर कर लिया है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, राइट? गिफ्ट टैक्स के बारे में ये चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखना है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, ये सब मैं आप लोगों को स्टैटिक पार्ट में कवर करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे आ रहा है कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। नाम से पहले थोड़ा सा डिराइव करो, कंजम्पशन इनइक्वालिटी। कंजम्पशन इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी है कंजम्पशन को लेके, मतलब कुछ पर्सन जो है, कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वेयरएज कुछ सेक्शन के पास उतना कंजम्पशन नहीं है। नहीं है मतलब वेलबींग नहीं है उनकी, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है उतनी, इस रीजन से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इनइक्वालिटी है कुछ रूरल एरियाज में। अब ये पता कैसे चला? आपने कुछ कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट से कुछ फाइंड करा होगा, तभी तो आपने ये पता लगा पाया। तो यहाँ पे ये कंटेक्स्ट क्या है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, उसने ये बताया कि रूरल एरियाज में 11 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कंजम्पशन इनइक्वालिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है। अब यहाँ पे हमें एक टर्म देखने को मिला, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। देखो ये सर्वे कंडक्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पता लगा सके कि एक हाउस होल्ड कितना, राइट? तो ये सर्वे आपको इंफॉर्मेशन देगा कि एक हाउस होल्ड की स्पेंडिंग कितनी है, वो कितना जो है वो खर्च कर रहा है, इनकम क्या है और किस लिविंग कंडीशन में वो पर्सन रह रहा है, राइट? ये सर्वे आपको बताएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये फैक्ट्स हैं, इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ आपके आगे, क्योंकि फैक्ट तो ऐसे लाइन नहीं देगा प्रीलिम्स में कि 22-23 में कितना था, 24 में कितना था। इनके पीछे जो स्टैटिक फैक्टर्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं और मल्टीपल टाइम चीजें पूछी भी गई हैं। एट ऑल द गिनी कोफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइंड to 0.237 in 23-24 from 0.266 in 22-23। इतना था, अब इतना हो गया है, राइट? रूरल एरियाज में एंड अर्बन में 0.284 जो है वो हो गया है फ्रॉम 0.314, मतलब दोनों जगह कम हुआ। लेकिन यहां भी एक टर्म आया, क्या कम हुआ है? गिनी कोफिशिएंट। अब ये क्या चीज है? दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड टू बी डन। बाकी तो सारे फैक्ट हैं, बट ये गिनी कोफिशिएंट जो वर्ड आ गया ना, दिस नीड टू बी डन, और ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सो थोड़ा सा टाइम आप लोग देंगे, एक बार हम यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट को समझते हैं। एंड क्वेश्चन आता है, मैं हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। पीवाईक्यूज जब सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज। अब हमारे पास वर्ड आ गया गिनी कोफिशिएंट, राइट? अब गिनी कोफिशिएंट जब वर्ड आया है तो सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो कोफिशिएंट कर्व ये सब होते हैं ना, ये स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं। स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है जिसमें ग्राफ, कर्व, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कर्व बनाना, तो ये सब जो होते हैं ये स्टैटिस्टिकल मेजर में काउंट होते हैं। सबसे पहले तो अब ये स्टैटिस्टिकल मेजर करता क्या है? ये देखता है किस की हाउ इनकम, जो भी आपकी इनकम है
इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में आपकी जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये 0 to 1 की रेंज में आप इसकी वैल्यू निकालते हो। 0 मतलब 0% या 0 मतलब हो गया परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 ये इससे वाइस वर्सा 1 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी दे दे तो समझना है आपको। 0 मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक कर्व फ्रेम करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है जिसको हम लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं, राइट ये होता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व अगेन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, राइट ये ग्राफ है जो ये शो करता है कि कैसे वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है पॉपुलेशन में, जिसमें एक्स एक्सिस जो होती है आपकी ये जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस शो करती है परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात होती है, यहाँ पे बात होती है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, इनकम की बात होती है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। अच्छा अब मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव का मैं थोड़ा सा मतलब आपको समझाती हूँ। देखिए कोई चीज 1 लेवल पे 10 है, सेकेंड लेवल पे वो हो गई है 12, थर्ड लेवल पे वो हो गई है अगेन 10, 4 पे हो गई है अगेन 10 लेट से। तो जब मुझे क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी होती है ना तो क्यूमुलेटिव में होता है सम टोटल, जैसे ये 10 है दूसरे लेवल पे जाते जाते हो जाएगा 10 + 12 यानी कि 22, 22 + 10 राइट 32, 32 + 10 42, ये होती है क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन लेते हो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप क्यूमुलेटिव इनकम लेते हो और ये देखते हो किस तरीके से ये पॉपुलेशन इस इनकम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक स्टैंडर्ड लाइन बनाते हैं जो उसको लॉरेंस कर्व या लाइन ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं, और उसके बाद आप देखते हो एक्चुअली में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये पॉइंट्स आए तो इस तरीके से आप ये कर्व फॉर एग्जांपल फ्रेम हुआ, ये जो बीच में गैप आया है ना ये आपका इनइक्वालिटी गैप होता है। ये तो हो गया परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद कितना आप उससे डेविएट कर रहे हो, कितना आप उससे डेविएट कर रहे हो वो होता है आपका इनइक्वालिटी गैप। अब देखिए जितना आप लाइन के पास हो गए, जितना आप लॉरेंस कर्व के पास हो, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से लिख लो। और जैसे मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप उतना उसी तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि आप रिवाइज कर पाओ चीजों को, राइट। जितना इस लॉरेंस कर्व के क्लोज होते हैं, लॉरेंस कर्व के जितना क्लोज होते हैं, राइट जितना क्लोज है, जितना क्लोज है लॉरेंस कर्व के उतनी इक्वालिटी है, उतनी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतनी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जैसे जैसे आप इससे, ये क्यों मैं बता रही हूं इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो आपको कह सकता है कि जितना क्लोजर आप लॉरेंस कर्व से हो उतना ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जितना हम पास हैं लॉरेंस कर्व से उतनी इनकम इनइक्वालिटी कम है, उतनी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर ये कर्व दूर कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा तो यहाँ पे इनक्वालिटी गैप ज्यादा हो जाएगा, राइट। आई होप मैं समझाने में कैपेबल रही हूँ और आपको ये चीजें समझ में आई हूँ। बाकी लॉरेंस कर्व के आसपास इनकम इनइक्वालिटी पॉपुलेशन और इनकम को कंसीडर किया जाता है। गिनी कोफिशिएंट किन किन फैक्टर को कंसीडर करता है, पॉपुलेशन और इनकम को। कैलकुलेट क्या करता है, कैलकुलेट करता है इनकम इनइक्वालिटी को। ये गिनी कोफिशिएंट का जो देखिए यहाँ पे ये पर्सन है कोराडो गिनी, इन्हीं के नाम पे इसका कोराडो गिनी ने, इटालियन स्टैटिस्टिशियन है, राइट इटालियन है और था गिनी कोफिशिएंट। वहीं अगर मैं लॉरेंस कर्व की बात करूं तो लॉरेंस कर्व का जो कंसेप्ट तो लॉरेंस ने दिया था मैक्स ऑटो, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, आपके पास ये बुक अवेलेबल है पीडीएफ हार्ड कॉपी में तो वहां लिख लीजिए ये सारी बातें, और नहीं है तो अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठिए जहां 1 2 3 टॉपिक नंबर डाल के स्टैटिक फैक्ट लिखते रहिए 1905, राइट। तो आई होप ये टॉपिक में चीजें समझ में आई है, उसके अलावा तो सारे फैक्ट्स ही हैं। जस्ट वेट लेट मी कम टू द टॉपिक एंड आप देखेंगे बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस ये कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट था। तो वही उसने बताया ना गिनी कोफिशिएंट में इतना इतना गैप आ गया है,
मतलब इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ये हम देख रहे हैं। बकिंग द नेशनल ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो है वो रूरल एरियाज में 11 स्टेट में हमें देखने को मिल रही है, बढ़ गई है। मतलब एज गिनी कोफिशिएंट ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सो एन इंक्रीज, गिनी कोफिशिएंट में हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। रूरल एरियाज की बात करें तो किस किस जगह पे सबसे ज्यादा जो शार्पेस्ट हमें राइज देखने को मिला है, नागालैंड में, याद रखना है इसको। अब ये फिगर्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर्स आप चाहो तो मेंस में यूज कर सकते हो बाद में आंसर राइटिंग में। अभी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप बस कुछ चीजें याद रखिए कि कंसेप्ट गिनी कोफिशिएंट का क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ने ये बताया है हमें। प्लस अगर बात करें रूरल एरियाज में तो शार्पेस्ट जो राइज देखने को मिला है नागालैंड में, उसके बाद झारखंड, देन महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय एंड छत्तीसगढ़। और अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में ये बड़ा है, अर्बन एरियाज के कुछ प्लेसेस स्टेट्स पे भी गिनी कोफिशिएंट बड़ा है एंड द स्टेट्स आर मेघालय, हिमाचल एंड मणिपुर। मेघालय, हिमाचल एंड मणिपुर। डन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब देखिए कर्व बनाया जो मैंने आपको बताया था वही कर्व है। यहाँ पे इन्होंने इनकम ले रखी है, यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन ले रखी है। अब ये एक इन्होंने स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी बनाई है, ये जो है ये जो मिड में जा रही है ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है, जिसको आप लॉरेंस कर्व भी कह सकते हो। ये लॉरेंस कर्व है, एक्चुअल इक्वालिटी बेस्ड परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन। लेकिन फिर आप प्लेस करोगे कि एक्चुअल में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपने जो कर्व फॉर्म किया है ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए लिखा भी हुआ है एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से यहां तक परफेक्ट इक्वालिटी से जितना गैप है उसे हम इनइक्वालिटी गैप कहते हैं। तो यही चीज हमें गिनी कोफिशिएंट के थ्रू पता चलती है। अब जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। गिनी कोफिशिएंट जो है नेशनल लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बताता है, जिसमें आप ये देखते हो कि किस तरीके से इनकम और वेल्थ अक्रॉस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं ये 1912 में इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी ने फॉर्म किया था। ये 0 to 1 की बात करता है। अगर इसका स्केल देखिए पूछ सकता है तो स्केल 0 to 1 है। परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इनइक्वालिटी, आपको ध्यान रखना है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाता है लॉरेंस कर्व के थ्रू। लॉरेंस कर्व भी मैंने आपको बता दिया। एक्स एक्सिस पे जाती है आपकी पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे जाती है आपकी इनकम। डन। अगले टॉपिक पे आते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। देखिए कोई भी कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपके जो डाउट है उनको एड्रेस कर दूं, अगर कुछ भी पेंडिंग रह गया है। काफी चीजें मैं कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो फिर भी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ेंगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ जितना लिमिटेड रख सकूं चीजों को लिमिटेड रखूं, और बाकी आपके स्टैटिक में भी काफी सारी चीजें करा दूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म कर पाए। ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है, ये चीज ध्यान रखो। ट्रेड मीन्स क्या होता है? ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। आप सेल परचेज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, उसका रिव्यू करा गया है। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल ट्रेड रिव्यू 2023 में रिलीज हुआ है, जिसे रिलीज करा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आपको पता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाती है, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट रिजॉल्विंग की बात की जाती है। मेजरली और भी फंक्शंस है लेकिन मेजरली ये काम के लिए है। 1995 में इसे बनाया गया। 1995 से पहले क्या ट्रेड नहीं होता था इंटरनेशनल? बिल्कुल होता था। 1995 से पहले फॉलो किया जाता था गैट। गैट की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, नहीं पता तो आप लिख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 से पहले गैट यूज करा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बट 1995 में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई टू facilitate the international trade, to resolve the dispute with regard to the international trade, that is WTO। WTO के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, राइट। कुछ बेसिक बातें देखिए, इतना छोटा टॉपिक है नहीं, डिटेल में जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो वहां आप इसको डिटेल में देखेंगे, राइट। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया? इसने बताया कि जो आपकी ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड है वो 2.7% से बढ़ गया है 2022 में, जिससे इंडिया की जो रैंक है वो एक्सपोर्ट में 18th हो गई है, जो ये शो कर रहा है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो यहाँ पे मतलब आपका जो गुड्स के फॉर्म में ट्रेड है, गुड्स मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें आप देख सकते हो, वो बढ़ गया 2.7% से, और इंडिया की एक्सपोर्ट में रैंकिंग 18th हो गई है उस वजह से। अब सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज का ट्रेड भी बढ़ा है। सर्विसेज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग में आप मुझसे कुछ सामान नहीं खरीद के लेके जा रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस का ट्रेड भी बढ़ा है 15% से, जिससे इंडिया की ग्लोबल रैंक 7th हो गई है।
जो ये शो कर रहा है कि हमारा आईटी, फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल सोल्यूशन भी स्ट्रेंथन हो गया है। इंडिया ने 8th पोजीशन मेंटेन करी है अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 2023 में, अगर हम देखें, राइट। जैसे कि जिस एक्सपोर्ट करा क्या है मेजरली आपने, राइस, मसाले, सी फूड, ये सब चीजें। अब क्या ये सब पेपर में आएगा? ये सब पेपर में आएगा क्या? ये सब तो डायरेक्टली पेपर में आने के चांसेस कम लग रहे हैं। और देखो अगर ये आ जाए, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू कौन रिलीज करता है, तो ये तो बहुत आसान है, डब्ल्यूटीओ रिलीज करता है। वर्ल्ड ट्रेड की बात है तो याद रखना आसान है। लेकिन अब आ जाते हैं थोड़े से और पॉइंट्स जो है यहाँ पे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि आप लिख ले, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगी। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है ना, जैसे एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है, पीएम किसान संपदा योजना है, इनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है और हमारी एग्रीकल्चर मार्केट काफी तेजी से ग्रो हुई है। और इंडिया का ट्रेड जो है वो मिडल ईस्ट से जो फोकस कर रहा है वो एनर्जी इंपोर्ट फोकस कर रहा है, और इंडिया जो है एक सप्लायर बना है इंजीनियर गुड्स की, स्पेशली अफ्रीका में। इस चीज में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। अब आ जाओ, ये 3 चीजें हैं यहाँ पे, इन पे बात कर लेते हैं। बहुत कुछ और टेक्निकल डेटा सब समझने जैसा नहीं है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एंड पीएम किसान संपदा। बहुत डिटेल में 100% कहानी तो मैं स्कीम की नहीं बताऊंगी, बट आपको मेजर क्रक्स जानना जरूरी है जब इन स्कीम्स का नाम यूज हुआ है। पहले यहाँ पे हमारे पास आया एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, कॉपी पेन प्लीज एंड लिखेंगे कुछ चीजें इसके बारे में। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो एग्री इज एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। पहली बात ये इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेके आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन सेट करे थे, कुछ मेजर्स सेट करे थे, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की कि वो क्या करे, प्रमोट करेगी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, प्रमोट करेगी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को, कि आपका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, राइट, किसी पर्टिकुलर कंट्री का। अब इसके लिए गवर्नमेंट करेगी क्या? देखिए बहुत सारे मेजर्स हैं, मेंस में लिख सकते हो, यहाँ तो प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, बट आप ध्यान रखो कि कैसे आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर सब्सिडीज आप प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, सब्सिडीज दे दो उन लोगों को जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर्स। टेरिफ में रिडक्शन कर दो, टैक्स रेट कम कर दो जिससे बर्डन ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने की बात की जा सकती है, सो क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी भी, एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी इससे। प्लस मार्केट रीच की बात करो, मार्केट एक्सेस एग्रीमेंट, ये सब एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी में, देखो वहां सिर्फ नाम लिखा हुआ था। तो ये यही बोल रहा है कि इस तरीके के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ना, इस वजह से ये हमारा जो एग्रीकल्चर में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो देखने को मिल रहा है। तो उसने नाम यूज करा तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। बाकी डिटेल में आप चाहो तो उसको सर्च भी कर सकते हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करोगे। इस तरीके से आप जो है मतलब गवर्नमेंट ये सब चीजें करके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती है, और इस पॉलिसी के थ्रू उसने यही कोशिश जो है वो की। इसके अलावा नाम यूज हुआ पीएम किसान सम्मान। देखिए पीएम किसान जब इनिशियली आया तो योजना ही बोला, 2016 में ये आया था। पहले इसको संपदा नाम से ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। संपदा की मैं फुल तो संपदा है यहाँ पे स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, दैट इज संपदा। स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, सो दिस इज संपदा। यहाँ पे इसको 2017 में रीनेम करके प्रॉपर ये नाम दे दिया, पीएम किसान संपदा योजना। अब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये बात क्या कर रही है कि मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, बट वही अगेन मेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम मेजर बात देख लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मॉडर्नाइज करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। इनको हम मॉडर्नाइज करेंगे एंड एक्सपेंड करेंगे, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट हो और प्रोसेसिंग का जो है वो लेवल बढ़े। तो ये भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में एक इंपॉर्टेंट
कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा, तभी उसने मेंशन करा है कि इस तरीके के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो हेल्प कर रहे हैं इस चीज में, तभी हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी बढ़ा पाए हैं। इसके अलावा बात की गई थी इंडो अफ्रीका समिट की, इंडिया अफ्रीका समिट की, कि अफ्रीका के साथ भी हमें ट्रेड देखने को मिला है, राइट। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट वहां पे वर्ड यूज किया गया है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है इंडिया और अफ्रीका के बीच में ग्लोबल कॉपरेशन को, मतलब आपके बीच में दो नेशन का नाम है, तो ऑब्वियस बात है कि ये समिट है तो कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए है। ये हेल्ड एवरी 3 इयर्स, एवरी 3 इयर्स में समिट, फर्स्ट समिट की 2008 में न्यू दिल्ली में हुई थी, 2008 में न्यू दिल्ली में ये समिट हुई थी। अब बात करोगे आपस में अपने ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट के लिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया अफ्रीका का ट्रेड बढ़ा भी है। अगर मैं आईएमएफ की एक रिपोर्ट की बात करूं तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2022 इंडिया जो, ये अगेन मेंस प्रीलिम्स का नहीं है, इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका। और ये सब मैं बोल क्यों रही हूँ, सो दैट आप अपने पास नोट डाउन कर लो, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका, राइट। तो ये चीजें यूज हुई थी। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अब ये कैसे हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पढ़ने हैं। जो लिखा है सिर्फ वो रीड नहीं करना होता, इन बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीजें होती है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप क्या करते हो, ये सारे टॉपिक पढ़ के जाते हो, फिर आप कहते हो कि यार करंट अफेयर से तो क्वेश्चन नहीं आया, ना विजन से आया, ना ओनली आईएएस की मैगजीन से आया, हमने तो पूरी पूरी पढ़ी थी। लेकिन पढ़ना और इन बिटवीन द लाइन उसको समझ के ग्रास्प करना इज अ डिफरेंट थिंग, जो मैंने आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते हो, डू नॉट वॉच इट, बट खुद से भी पढ़ो। तो ये चीज ध्यान रखो कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके की जो टर्म्स मिल रही है उनके बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा अपना रिसर्च हल्की सी कर लो, ताकि आपको उसके बारे में कुछ चीजें पता हो। अब यहाँ देखिए डब्ल्यूटीओ के बारे में ही बता रखा है, 1 जनवरी 1995 को गैट को रिप्लेस करके ये आया था, ट्रेड एग्रीमेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए और फ्री और फेयर ट्रेड प्रमोट करने के लिए। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। कुछ इसके मतलब ट्रेड एग्रीमेंट क्या क्या मॉनिटर करेगा, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड इन सर्विसेज को देखेगा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को देखेगा। अभी मैं इनके मीनिंग पे बात नहीं कर रही हूँ, राइट, दिस इज नॉट टॉपिक अभी। डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व करेगा, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के थ्रू करेगा। एज ऑफ दिसंबर की मैं बात करूं 2024 की, तो 166 नेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जो टोटल 98% ग्लोबल ट्रेड को कवर कर रहे हैं, राइट। आई होप ये दो टॉपिक क्लियर हुए होंगे। दो ही टॉपिक मैं इस वीडियो में करा रही हूँ, अगला टॉपिक अगली वीडियो में, क्योंकि लेंथ फिर काफी लंबी हो जाती है और थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश भी करती हूँ, इसलिए मैं मतलब ये भी नहीं कर सकती कि जो लिखा है वो पढ़ दूं और कट शॉर्ट। स्टिल आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट चेंजेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। So that's all. See you in the next video with a further topic. Thank you everyone.